हेलो स्टूडेंट, जीएस चैम क्रिएटर से मैं निशा आज आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल। ये कुछ भी नहीं है, बस ये है कि किस तरह से मृदा का विकास हुआ है या किन किन स्टेप्स से और वहां पे क्या क्या पाए जाते हैं। यही सब हम आज आप लोग को पढ़ाएंगे और आप लोग इस चैप्टर को आराम से समझ के पढ़िएगा, तो इससे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों को ऐसे ही तैयार हो जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मृदा परिच्छेदिका। जैसा कि मैंने पहले बताया आप लोगों को कि मृदा परिच्छेदिका है क्या, किस तरह से आपके मिट्टी का निर्माण हुआ है, सिर्फ वही मृदा परिच्छेदिका है। जैसे अगर हम देखें तो इसका विकास ऊपर से नीचे की ओर नहीं होता है, बल्कि इसका जो विकास होगा वो नीचे से ऊपर की ओर होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो विकास होता है वो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होगा। अब ये ऐसा होगा क्यों? वो इसलिए कि सबसे पहली चीज कि हमने आप लोगों को बताया है कि मृदा के निर्माण में जो आपके पैतृक शैल है उनका होना जरूरी है। पैतृक शैल अगर हम शैल की कैटेगरी में रखें तो आग्नेयस रॉक्स है, बट अगर हम यहाँ इस सॉइल की कैटेगरी में रखते हैं तो जिनसे जिस प्रकार की मृदा का निर्माण होगा वही आपके पैतृक शैल कहलाएंगे। तो यहाँ पे आप अगर डी लेयर में देखें, ठीक है, जो लेयर्स होती है वो डी होगी, फिर आपकी सी होगी, फिर बी होगी, फिर ए होगी। तो यहाँ पे क्या होंगे? आधार शैल होंगे। आधार शैल क्यों होंगे? क्योंकि जब नदियां बहा के लाएंगी तो एकदम से छोटा टुकड़ा तो नहीं कर देंगी, उसमें बड़े बड़े टुकड़े करेंगे, फिर वो बड़े टुकड़े टकराएंगे तो छोटे में कन्वर्ट होंगे। तो बड़े बड़े जो जो भारी होंगे वो नीचे आएंगे, क्योंकि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण चीजें अपनी ओर खींच भी तो रही है, तो खींचेगी कौन सी चीज? जो भारी होंगी। तो जो बड़े टुकड़े हैं वो आपके डी संस्करण में चले आएंगे। अब डी संस्करण का तो निर्माण हो गया भैया, तो अब क्या करेंगे? सी में क्या होना है? इससे बड़े टुकड़े, साथ में जो ए और सी का वर्षा और जो जल है उसके द्वारा जो सी में आ जाएंगे वो चीजें यहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी। फिर इनके बाद आपके संस्करण का निर्माण होगा बी का। ठीक है, तो सबसे पहले डी संस्करण, डी के बाद जैसे बड़े बड़े ईंटे पत्थर, ईटा तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, जो बड़े बड़े टुकड़े हैं पत्थर के उनको इकट्ठा करेगी, उसके बाद फिर टूट फूट करके नदियां उसके ऊपर एक और लेयर बिछा देंगी उससे थोड़े से छोटे का। साथ में ये वाला संस्करण, तो यहाँ पे इससे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे कण बजरी बजरी टाइप के होंगे, साथ में ह्यूमस आ जाएगा, कोलाइड आ जाएगा, मृदा जल आ जाएगी, मृदा वायु आ जाएगी, वो सारी इसकी यहाँ पे आ जाएंगी। फिर इस संस्करण का निर्माण होगा, तो इस संस्करण में जो आधार शैल या मूल शैल है उनके बहुत छोटे छोटे कण होंगे, छोटे कण, बड़े कण और साथ में ह्यूमस, कोलाइड और जल सारे मिलकर के आपके मृदा का निर्माण करेंगे। फिर इसके बाद सबसे उपजाऊ जो मिट्टी आपकी आ जाएगी वो आपकी ए संस्करण में आएगी, और ए संस्करण को भी हम कई भागों में बांटेंगे। तो ए संस्करण में क्या आ जाएगा? इनके बहुत छोटे कण, साथ में जो वनस्पतियां थी जो सड़ गल रही थी वो सबसे नीचे वाले पोर्शन में, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव थे उनको खा करके उन्होंने मिट्टी के जैसा ही बना दिया। अभी अगर आप लोग देखें तो गमले में हम लोग क्या कहते हैं कि जो आप लोग सब्जियां काट रहे हो या जो आप लोग फल खा रहे हो, तो आप क्या करो कि एक गमला लीजिए, उसमें आप पहले सब्जी डालिए, फिर थोड़ी मिट्टी बिछाइए, फिर पेड़ पौधों की पत्तियां और सब्जियों के जो छिलके हैं वो डालिए, या फल के जो छिलके हैं या चाय पत्ती डालिए, फिर इसके बाद एक मिट्टी की लेयर। तो ये हो क्या रहा है? ये यही चीज तो हम कर रहे हैं। और जब हम उसको 2-3 महीनों बाद देखते हैं तो वो क्या होता है? आपके छिलके अलग होते हैं कि मिट्टी अलग होती है, कि सब एक तरह होते हैं? तो सब एक ही तरह तो हो जाते हैं, और ब्लैक कलर के हो जाते हैं। हम उसको जो है अपने पेड़ों में डालते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं गमलों में, या जो आपने सब्जियां लगा रखी है वो बहुत अच्छी आ रही है। तो यही प्रक्रिया प्रकृति ने करके आपको दी है और गमलों में हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वही चीज है, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा।
तो ये संस्करण हमने आपको बताया कि संस्करण जो है नीचे से ऊपर की ओर होगा, और जो ए और बी संस्करण है यहाँ पे क्या है कि अगर वर्षा होगी तो यहाँ से छन के जो उपजाऊ मिट्टी होगी, ह्यूमस होगा, कोलाइड होगी, मृदा जल होगा, जल के माध्यम से सारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, जब वर्षा ज्यादा होगी। और जब वर्षा कम होगी या गर्मी आएगी तो जो मृदा वायु है, जो मृदा जल है, वो क्या होगा कि यहाँ जाने लगेगा, वाष्पित होकर के वो चला जाएगा। तो यहाँ उसके साथ जो आपका जितने भी खनिज पदार्थ हैं या जो भी आपका है, तो ये क्या होगा कि ये ऊपर जाने लगेगा। तो ये यहाँ की मृदा उधर और ए की मृदा नीचे, तो ये भी प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी। और ए और बी मृदा जो होती है यही सबसे ज्यादा उपजाऊ मानी जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और यही डिपेंड करेगी कि आपकी मृदा जो है उपजाऊ है या मरुस्थली है। अगर ये प्रक्रिया बैलेंस में है तो आपकी मृदा उपजाऊ होगी, अगर बैलेंस में नहीं है तभी ये अनुपजाऊ हो जाती है। क्लियर हो गया? फिर चलिए फिर आते हैं नॉर्मल स्टेज पे। अब बात करते हैं क संस्करण की। यहाँ पे मृदा होगी, यानी वास्तविक जो मृदा हम कहते हैं, यानी बैलेंस मात्रा में आपके ह्यूमस है, बैलेंस में कोलाइड है। तो ह्यूमस और कोलाइड में अंतर ध्यान रखिएगा कि अगर प्रकृति से या वनस्पतियां अगर वो मिट्टी में मिल रही हैं तो वो ह्यूमस है, लेकिन जीव जंतु अगर मिल रहे हैं तो वो ह्यूमस नहीं है, वो कोलाइड है। ठीक है, तो ये आपका क संस्करण, यहाँ पे मृदा होगी। ख संस्करण, यहाँ पे आपकी उपमृदा होगी, यानी इसके निर्माण में जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग संस्करण में जो अपक्षयित शैल होंगे वो होंगे, और यहाँ पे टूट फूट की प्रक्रिया जारी रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस संस्करण में टूट फूट हो सकती है शैलों में, तो ये संस्करण इसमें तो होगा ही, लेकिन लास्ट यहाँ तक होगा। इसके बाद अगर हम डी संस्करण की बात करें तो ये आधार शैल है। यहाँ पे ना आपकी वर्षा या जलवायु का प्रभाव पड़ना है, ना आपके ताप का प्रभाव पड़ना है, और ना ही यहाँ पे टूट फूट होगी, और ना जो आपके पेड़ होंगे उनकी जड़ें डी पे पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो भी तो तोड़ती हैं। मान लीजिए ये आपकी शैल है, अब पेड़ कोई उगेगा तो इसकी जो जड़ें हैं वो नीचे जाएंगी, तो नीचे जाने से होगा क्या, जब वो नीचे जा रही है तो वो जगह ले रही है, तो जो आपका शैल है उसको वो स्थान दे रही है, उससे क्या होगा कि वो टूटेगा। ठंडी पड़ रही है तो शैल सिकुड़ेंगे, गर्मी पड़ रही है तो शैल जो है फैलेंगे। उसकी वजह से भी अगर वर्षा हो रही है तो बार बार पड़ने से या बहाव से टकरा करके चट्टानें टूटेंगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होंगी, यानी ए संस्करण, बी संस्करण और सी में, लेकिन डी में नहीं होने वाली हैं। क्यों? रीजन हमने बताया, साथ में प्रकाश भी वहां तक नहीं जाएगा, यानी ठंडी और गर्मी का जो प्रभाव है वो यहाँ पे नहीं जा रहा है, इसलिए ये बहुत माइन्यूट कह सकते हैं कि बहुत कम टूट फूट होगी, यहाँ ना के बराबर होगी। ठीक है, ये देखिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस संस्करण में मूल चट्टानें पाई जाएंगी या आधार शैल पाए जाएंगे, तो वो आपका संस्करण है डी। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि आंशिक रूप से अवक्रमित चट्टानें कहाँ पाई जाएंगी, यानी जहाँ पे मिट्टी का भी गुण है और चट्टानें भी बड़ी और छोटी मिल रही हैं, तो वो आपका कौन सा संस्करण हो जाएगा? सी। फिर अगर आपसे बात करी जाए कि कौन सा संस्करण सोलम का काम करता है या उपजाऊपन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वो आपका ए संस्करण और बी संस्करण। क्यों? क्योंकि बी का पार्ट ऊपर आ रहा है या ए का पार्ट नीचे जा रहा है, तो ये ऊपर और नीचे की जो प्रक्रिया है या ये जो चक्रण है या ये जो चक्र है वो कहाँ पे हो रहा है? ए और ए के साथ हो रहा है बी में, क्योंकि अगर गर्मी पड़ी तो बी का जो गुण है वो ए में चला जाएगा, और जब वर्षा ज्यादा होगी तो ए का गुण बी में चला जा रहा है।
तो ये चक्र चलता रहेगा और यही बैलेंस में होगा तो आपकी मृदा उपजाऊ होगी। फिर ए संस्करण अगर पूछा जाए कि सबसे ऊपरी संस्करण कौन सा है, तो ए संस्करण है। और कहां पे अवमृदा पाई जाएगी, तो बी संस्करण में। क्लियर हो रही है चीजें? बस ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और क्या आपको लगता है कि ये रटना चाहिए? अगर पूछा जाए कि कहाँ जो है चट्टाने नहीं टूट फूट नहीं होंगी, तो आपके दिमाग में अगर ये पूरा ग्राफ है ना, तो रटने की कहाँ जरूरत पड़ रही है? डी में। उपजाऊपन कहाँ पे ज्यादा मिलेगा, तो ए और बी में। कहाँ पे टूट फूट ज्यादा होगी चट्टानों में, तो सी संस्करण में। तो क्या इसको याद करना चाहिए? या सबसे पहले किस संस्करण का निर्माण हुआ है, तो डी संस्करण का। सबसे बाद में किस संस्करण का निर्माण हुआ है, तो ए संस्करण का। क्लियर हो गया? ये तो मोटी जो जानकारी है वो अभी तक हमने दी। अब ए संस्करण में भी कई पार्ट होंगे, ठीक है, तो उसकी भी हम लोग बात करते हैं। जैसे हम बार बार बोलते हैं कि मृदा के निर्माण में ह्यूमस की आवश्यकता होती है, ह्यूमस की। तो भैया ह्यूमस बनेगा कैसे? सबसे पहले पेड़ों से पत्ते झड़े या नदियां अपने साथ पेड़ पौधे बहा के ले आए या गिर गया वो, तो वो सबसे पहले जमीन पे ऐसे आपको दिखेगा। क्लियर है कि कोई जीव मरा है तो वो आपको दिखेगा, उसकी हड्डियां आपको दिखेंगी। तो ये सब प्रक्रिया किस पे होगी? ये सब आपका A00 पे होगी। तो जो संस्करण आपके मूल रूप से होंगे वो संस्करण आपके होंगे A1 A2 A3 ए संस्करण में, ठीक है। लेकिन इससे पहले वाला संस्करण होगा A00 और A0 में क्या हो रहा है कि मान लीजिए कोई पेड़ गिरा तो वो गिरेगा दिखेगा, उसमें हमको छोटे छोटे चींटियां और ये रेड कलर के जो चींटे होते हैं वो सब दिखेंगे कि उसके अंदर जा रहे हैं और निकल रहे हैं। तो वो धीमे धीमे उसको सड़ाएंगे। अगर वर्षा है तो वो धीमे धीमे उसको सड़ा रही है। तो जब वो सड़ाएगी तो जो सूक्ष्म जीव होंगे जो हमको नहीं दिखेंगे, वो इसको खा के क्या करेंगे, इसके अंदर लाएंगे A0 में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आधी मात्रा दिखेगी, आधे सड़े हुए दिखेंगे और आधे जो है वो मिले हुए दिखेंगे। यहाँ पे हमको जल दिखेगा, जहां पे हम पैर रखते हैं घास पे वो हमको दिखेगा। तो सारी जो दिखने वाली चीज है वो आपको कहाँ दिख रही है? A00 पे। क्लियर हो गया? फिर जब ये थोड़े से नष्ट होंगे तो वो हमको कहाँ मिलेंगे? A0 पे। यानी आंशिक रूप से जो विघटित होंगे वो सारे हमको A0 पे मिल रहे हैं। देन होगा क्या? अब हम आते हैं A1 पे। अब सारी चीजें भैया बन चुकी हैं, कोलाइड बन चुका है, वहां जलवायु ने प्रवेश कर लिया है। अब जलवायु क्यों जरूरी है? पौधे भी तो सांस लेते हैं, निर्जीव तो है नहीं। अब सांस लेते हैं तो उनको हवा चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, अपना भोजन तो बनाएंगे वो। और पानी के थ्रू, जल के थ्रू वो नीचे तक चीजें पहुंचाएंगे जहां जहां तक जड़े जाएंगे। और अगर आप लोगों को पता है कि जो भी मरुस्थलीय क्षेत्र होंगे या ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पे जल जल्दी नहीं मिल रहा है, तो वहां पौधों की जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं। तो रीजन यही है। यानी अगर आपको कोई चीज पानी है तो प्रयास तो करना ही पड़ेगा। जब पेड़ पौधे जीव जंतु कर रहे हैं तो हम किस खेत की मूली हैं, हमें तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ए में क्या होगा? ये गहरे रंग का होगा, जैविक पदार्थ से भरपूर होगा, यानी A1 आपका उपजाऊ होगा। क्यों उपजाऊ हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे जीव जंतु मरे हुए हमको दिखे, हमको जल दिखा, हमको वायु दिखी, देखिए क्या महसूस करा हमने। फिर वो A0 पे जाएगी। A0 पे जो सूक्ष्म जीव होंगे इनको बहुत छोटे छोटे कणों में बांट देंगे और A1 तक आते आते वो क्या होगा कि बहुत पता ही नहीं चलेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। अब क्योंकि वहां पे बैलेंस मात्रा में आपकी जलवायु है, ह्यूमस है, कोलाइड है, तो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही है। तो ये पोषण आपका जो है वो उपजाऊ होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम A2 में जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि निक्षालन की क्रिया शुरू हो जाएगी। मान लीजिए वर्षा ज्यादा हो रही है
तो जो A1 के पदार्थ थे वो क्या होंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, दूसरी तरफ जाने लगेंगे, नीचे की ओर जाने लगेंगे। अब जल निक्षालन का काम करेगा, वायु नहीं करेगी, ये ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि अगर मान लीजिए जल है, यहाँ पे मृदा में आपके जल भरा हुआ है, तो क्या वायु प्रवेश कर पाएगी यहाँ पे, या यहाँ की वायु क्या यहाँ निकल पाएगी? नहीं निकल पाएगी ना। पहले जल को हटाएंगे तब तो हमको जो है वायु का प्रवेश हम कराएंगे। तो अब क्या होगा कि यहाँ की का जो जल है वो नीचे तक जाएगा। अब जब ये नीचे तक जा रहा है तो जो A1 वाले चीजें हैं या A2 वाले जो तत्व हैं वो क्या यहाँ तक पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? पानी के थ्रू वहां तक पहुंचा रहा है। तो जब ये प्रक्रिया शुरू होगी तो इसमें क्या होगा कि A2 का कलर लाइट हो जाएगा और चार्नोजम और चेस्टनट में ये अनुपस्थित रहता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये वाली जो प्रक्रिया है A2 की, कोलाइड और कार्बनिक पदार्थों के निक्षालन की और हल्के रंग की, ये प्रक्रिया दो प्रकार की जो मिट्टी है, आप जब विश्व की मृदा पढ़ेंगे उसमें हम ये चीज लेके आएंगे तो हम बताएंगे कि यहाँ पे इन दोनों का चार्नोजम है और जो आपकी चेस्टनट है, ये दोनों मृदाओं में A2 वाले गुण नहीं होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें, यानी निक्षालन की जो प्रक्रिया है वो नहीं होती। तो यहाँ पे क्या होगा कि कोलाइड और कार्बनिक पदार्थों का निक्षालन हो जाएगा। पहले A1 में गहरे थे, यानी जो आपके जैविक पदार्थ थे वो नीचे से और नीचे चले जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हल्का रंग आपको देखने को मिलेगा। फिर A3, अब जाहिर सी बात है एक ट्रेन इधर जा रही है दूसरी इधर जा रही है, तो यहाँ पे क्या एक बाउंड्री का काम होगा कि नहीं होगा, यानी इसके गुण इसमें और इसके गुण उसमें मिलेंगे कि नहीं। भाई इस चीज को तो ये हमने बनाया नहीं है कि हम ईंटा बराबर ही जोड़ेंगे। ठीक है, ये तो प्रकृति की देन है। तो कुछ गुण उसमें और उसके कुछ गुण इसमें आ जाएंगे। तो ये वाला जो आपका क्षेत्र है A3, ये संक्रमण वाला क्षेत्र होगा। ठीक है, बी में संक्रमण, लेकिन बी में संक्रमण तो हो रहा है लेकिन ए के गुण इसमें ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा बी का देखने को मिलेगा। तो ये जो आपका कॉलम अगर हम देखें तो मुख्य रूप से ये तीन आपके ए वाला संस्करण हो गया, ये वाला ए संस्करण सबसे ऊपरी संस्करण है, इसको हमने मूल रूप से तीन भागों में बांटा है। वैसे ये 5 भागों में है। अगर हम 5 भागों की बात करें तो A00 में पत्तियां सड़ी गली हुई होंगी, जैविक मलबा होगा, केचुआ वगैरह जो सूक्ष्म जीव होंगे वो सब आपको A00 में देखने को मिलेंगे। अब मरा हुआ केचुआ है और आंशिक रूप से विघटित जैविक जो मलबा है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, A0 में। और ये ह्यूमस में कन्वर्ट या कोलाइड में कन्वर्ट किए हुए कहाँ मिलेंगे, A1 में। फिर A2 में क्या हो रहा है कि इसका जो निक्षालन हो जा रहा है, यानी इसके जो गुण है वो दूसरे में चले जा रहे हैं। फिर A3 क्या कर रहा है, B की का संक्रमण है, यानी A और B वहां पे मिल रहे हैं। फिर बात करते हैं B की। ये आपका B, ये B1, B2, B3। अब A3 तो हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि कुछ गुण A3 के आ रहे हैं, कुछ B1 के आ रहे हैं। A में संक्रमण, लेकिन B के गुण इसमें ज्यादा होंगे। चार्नोजन में कैल्शियम कार्बोनेट या जिप्सम जो होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यही जब गर्मी पड़ेगी तो क्या होगा, जब मृदा जल ऊपर जाएगा और वाष्पित हो जाएगा तो यही सब चीजें ऊपर आ जाएंगी और कहीं ना कहीं ये आपकी मृदा को नुकसान पहुंचाएंगी और जो शुरुआत हो जाएगी वो रेगिस्तान की शुरुआत यहाँ पे हो सकती है। फिर B2, कोलाइड के अधिकतम
संशय और यहाँ पे गहरा रंगीन क्षेत्र होगा, यानी कोलैड्स सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिलेंगे, तो आपके बी में मिलेंगे, और बी के किस में मिलेंगे, B2 वाले में। क्लियर हो रही है। फिर B3 में क्या हो रहा है, B3 में C में संक्रमण हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि C वाला पोर्शन ये है तो C के कुछ गुण इसमें भी होंगे, यानी यहाँ पे भी जो आपकी मूल चट्टान है उसके तत्व यहाँ मिलेंगे, यानी बड़े पत्थर थोड़े से देखने को यहाँ पे आपको सॉरी मिलेंगे। फिर सी में क्या हो रहा है, घास की मिट्टी अगर होगी तो दलदली में जो ये परत है वो जलीय जीवन के लिए उपयोगी होगी, और जो पौधों की जड़ें होंगी, यानी अगर छोटे घास वास वाले पौधे हैं तो यहाँ तक आएंगे, और अगर मान लीजिए थोड़े बड़े हैं तो यहाँ तक आएंगे, बहुत बड़े हैं यहाँ तक आएंगे, लेकिन यहाँ पे किन्हीं भी पौधों की जड़ें प्रवेश नहीं करती हैं। तो डी जो है सिर्फ आपको बेस दे रहा है और आपकी उत्पत्ति का कारक बन रहा है। यहाँ पे पेड़ पौधों की जड़ें नहीं प्रवेश करेंगी, और ना ही यहाँ पे ह्यूमस होगा, ना ही यहाँ पे कोलाइड बनेगा, ना ही यहाँ पे केचुए होंगे, और ना ही यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, यानी जलवायु का प्रभाव भी यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है। अब जब कुछ हो ही नहीं रहा तो जैसा है वैसा ही तो रहेगा भाई। जब जलवायु का प्रभाव पड़ता, या मान लीजिए गर्मी है, बारिश हो रही है, उसका प्रभाव पड़ता, तभी तो परिवर्तन होता। तो जब कुछ हो ही नहीं रहा तो यहाँ पे न के बराबर परिवर्तन होता है। चलिए अब ये देख लेते हैं कि किसको क्या क्या बोलते हैं। तो अपक्षालन की मृदा परिच्छेदिका में जो अपक्षालन की क्रिया होगी वो आपकी ए लेयर में होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अपक्षालन कहाँ पे होगा, ए में, और निक्षेपण की जो मेखला होगी वो आपकी ये वाली कहलाती है, बी वाला। ठीक है, और जो अपक्षालन की है वो A1, A2, A3 इसके अंतर्गत आएंगे। A00 और A0 नहीं आएगा। मूल रूप से जो मृदा का निर्माण है वो आपका A से A3 तक ही होता है, A1 से A3 तक। फिर ये वाला निक्षेपण की मेखला, यानी यहाँ पे पदार्थ निक्षेपित किए जाएंगे। फिर पैतृक शैल की टूट फूट सी लेयर में होगी, और पैतृक शैल में कोई टूट फूट नहीं होगी, और ये प्रक्रिया होगी आपके डी लेयर में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इससे पहले हमने आपको बताया है कि किसी भी मृदा के निर्माण में पैतृक शैल होने चाहिए। पैतृक शैल का मतलब है कि मान लीजिए आग्नेयस है, आग्नेयस रॉक्स हो सकती है, आग्नेय शैल। ठीक है, तो आग्नेयस भी हो सकते हैं, जैसे अगर काली मृदा है तो आग्नेयस रॉक्स से उसका निर्माण होगा। और अगर आप जलोढ़ मृदा की बात करें तो यही जब मृदा आगे जाएगी और नदियों के द्वारा इकट्ठी करी जाएगी तब जलोढ़ मृदा का निर्माण होगा। फिर ये इससे जो निकलेंगी वो जलोढ़ मृदा का निर्माण कराएंगी। फिर इनका जब रूपांतरण हो जाएगा तो उस मृदा से लाल और पीली मृदा का निर्माण होगा। ठीक है, तो जिस तरह से आपकी तीन चट्टानें हैं, तीनों के अलग अलग गुण हैं, लेकिन सबका निर्माण आपकी आग्नेयस रॉक से हुआ है। उसी तरह से अगर मान लीजिए जलोढ़ मृदा अगर हम देखें तो नदियों के द्वारा, तो काली मिट्टी से नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि काली मिट्टी का निर्माण अगर आपकी आग्नेय शैल है उससे ब्लैक सॉइल का निर्माण होगा। फिर अगर रूपांतरण या कायांतरित मृदा की बात करें तो इसका जो निर्माण होगा वो आपकी लाल और पीली मृदा का निर्माण होगा जब ये बह के जाएगी। ठीक है, और उसके लिए सबसे पहले स्टेप ये करेंगे कि नदियां इस तरह से इसको इकट्ठा करेंगी, फिर इसमें छोटे कण करके इकट्ठा करेंगे, फिर इसके बाद ह्यूमस, फिर इसके बाद ह्यूमस की मात्रा ज्यादा, और फिर ह्यूमस या जलवायु बनने के लिए या मृदा जल के लिए आपको जरूरत पड़ेगी ए लेयर की, यानी ए लेयर से ही नीचे तक वो पहुंचेंगी। और इसके लिए पैतृक शैल, जलवायु हो गई, वनस्पतियां हो गई, भूमिगत जल हो गया, और स्थानीय उच्चावच भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।